हेलो एवरीवन, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं और ये पार्ट 17। आप लोग सोच रहे होंगे 20 कवर हो गया तो फिर वापस 17 क्यों। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। 16 के बाद सीधा हम लोग 17 को स्किप करके 18 में आ गए, तो 17 पार्ट वीडियो का छूट गया था इस सीरीज का। तो इस सीरीज के इस वीडियो को हम लोग को कवर करना है, तो आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, पार्ट 17 को देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा उसमें हम लोग पार्ट 21 को देखेंगे इस सीरीज का। पार्ट 20 ऑलरेडी हम लोग कल देख चुके हैं, यानी 31 जनवरी। आज 1 फरवरी है और हम लोग आज 17th पार्ट देख रहे हैं। कल 2 फरवरी, कल हम लोग 21 पार्ट देखेंगे इस सीरीज का। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन नंबर 241 से। क्वेश्चन है पहला, सांसद आदर्श ग्राम योजना was launched in commemoration of the birth anniversary of सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड इन कॉमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, which one of the following is not a part of hierarchy of needs as described by Abraham Maslow? आप लोग को पता होगा अब्राहम मैस्लो ने हिरार्की ऑफ नीड्स का वो थ्योरी दिया था। तो इसमें से कौन सा ये वो नहीं है? ऑप्शन ए फिजिकल नीड्स, बी कॉग्निटिव नीड्स, सी स्टीम नीड्स और डी नॉर्मेटिव नीड्स। आप लोग को याद होगा शायद एक उन्होंने दिया था हिरार्की ऑफ नीड्स। अगर वो ट्रायंगल टाइप रहता है, सबसे नीचे फिजिकल नीड रहता है और सबसे ऊपर सेल्फ स्टीम नीड रहता है। तो इसमें ये बताना है कि उनके हिरार्की ऑफ नीड्स में कौन सा नहीं है, ये बताना। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नॉर्मेटिव नीड्स। फिजिकल नीड्स भी है, कॉग्निटिव नीड्स भी है, स्टीम नीड्स भी है, पर नॉर्मेटिव नीड्स उनके हिरार्की ऑफ नीड्स में नहीं है अब्राहम मैस्लो के। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू विच राइट? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस राइट को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? भारतीय संविधान का हृदय किस अधिकार को कहा था, किस राइट को कहा था, ये बताना। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी राइट टू इक्वालिटी, सी फ्रीडम टू रिलीजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और डी ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो बी आर अम्बेडकर ने किस राइट को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी मेंशन है और वहां पे रिट, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है उस बारे में भी वहां पे मेंशन किया गया है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अगला सवाल है, public administration consists of all these operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए एप्पल बाय, बी फ्यूल, सी एल डी वाइट और डी ड्वाइट ओल्डो। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एल डी वाइट। एल डी वाइट ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एल डी वाइट। अगला सवाल है, द डोमिनेंट फोकस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी वाज ऑन, जो मेन फोकस था क्लासिकल थ्योरी का वो किसमें था? ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, बी ह्यूमन रिलेशंस, सी मोटिवेशंस और डी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लासिकल थ्योरी का मेन फोकस किसमें था, ये बताना इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्लासिकल थ्योरी का मेन फोकस था। आप लोग देखेंगे हेनरी फ्यूल हुए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर हुए, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितनी सारे थ्योरीज दी।
है ना। ऑर्गेनाइजेशन का वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होगा। और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जैसे एपी सेट सिस्टम वगैरह वगैरह ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी कुछ कुछ बुक लिखे थे, है ना। तो उस वक्त के जो क्लासिकल थिंकर्स थे, क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेन ध्यान में रखते हुए थ्योरीज दी थी। तो द डोमिनेंट फोकस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी वाज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन को किस बेसिस पे स्ट्रक्चर किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेजर पर्पस सर्व्ड, बी पर्संस और थिंग्स डील्ड विथ, सी प्रोसेस और डी एनी ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन तीनों में से किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और थिंग डील्ड विथ, और मेजर पर्पस सर्व। देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है अ, जो पब जैसे कोई मेजर पर्पस के लिए वो बना है, मान लीजिए आप जैसे एनटीपीसी। एनटीपीसी का मेजर पर्पस क्या है? वो थर्मल पावर से रिलेटेड काम करता है, उसका मेजर पर्पस वो पर्सन्स और थिंग्स डील्ड विथ। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लिए पर्सन्स और थिंग्स डील्ड विथ, इसमें मेनली इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब आते हैं, है ना। ये इस तरह भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है, और प्रोसेस के हिसाब से बांटा जा सकता है कि ये इस तरह का काम करता है, ये इस प्रोसेस में है ना। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा एनी ऑफ द एबव। अगला सवाल है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू। ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शब्द है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सी स्केलर चेन और डी यूनिटी ऑफ कमांड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का डिमेरिट इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बी इज एक्सपेंसिव, सी लैक ऑफ competent managers at the unit level, और डी promotes competition between different units। तो डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा डिमेरिट नहीं है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी promotes competition between different units। डिसेंट्रलाइजेशन का ये डिमेरिट नहीं है, एक तरह से ये डिमेरिट नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो ये एक तरह से मेरिट है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ anonymity in the commitment of is the commitment of option A committed bureaucracy, B democratic bureaucracy government, C neutrality of public services और D none of your। ये कॉन्सेप्ट है एनोनाइमिटी का, ये किसका कमिटमेंट है ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। आप लोग देखते होंगे जैसे पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, आप यहाँ एसडीओ होंगे, एसडीपीओ होंगे, या फिर डीसी, डीएम या एसपी, तो आप लोग वो लोग को ज़्यादातर नहीं जानते होंगे, बल्कि आपके यहाँ के कौन सांसद हैं, कौन एमपी है, कौन एमएलए, आप लोग इन लोग को ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि जो एमपी होते, एमएलए होते, पब्लिक फिगर होते हैं, लोग आप जान सकते हो कि अच्छा ये एमपी ने ये काम किया, उस एमएलए ने ये काम किया। आप लोग कहीं बे मान लो कहीं रोड बना है, किसी पोस्टर में उनका फोटो देख सकते हो, लेकिन कहीं आपने देखा है किसी डीसी एसपी का फोटो पोस्टर में छपा हो और बोला गया हो इन्होंने ये काम किया, इन्होंने वो काम किया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, वो एनोनाइमिटी मतलब वो एनोनाइमसली काम करते हैं। नाम होता है कि इस जगह के डीसी ने ये किया, ये नहीं होता है कि इस जगह किस डीसी ने किया। लेकिन अगर एमएलए एमपी जो पब्लिक सर्वेंट है, सॉरी, वो जो पब्लिक फिगर है, तो वो लोग का नाम होता है एमएलए की, इस एमएलए ने किया, इस एमपी ने किया, लेकिन कभी ये नाम नहीं होता इस डीसी ने किया, इस एसपी ने किया, ऐसा नहीं होता। डीसी एसपी का नाम नहीं आता है जल्दी। वो लोग एनोनाइमिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो एनोनाइमिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और
वो लोग इस एक तरह से न्यूट्रल भी होते हैं, क्योंकि कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए उनको मतलब नहीं, वो पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते, उस सरकार के लिए काम करते, क्योंकि सरकार पब्लिक के लिए काम करती है, तो वो लोग पब्लिक सर्वेंट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एनोनिमिटी का, ये कमिटमेंट होता है न्यूट्रलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के लिए, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एनोनिमिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमिटी के कारण। दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, एनोनिमिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट implies that option A, their responsibility is protected by the principle of ministerial responsibility. B, they are not responsible for their action. C, they take no decisions. और D, none of above. अब एनोनिमिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के आगे देखते हैं, उसी टॉपिक पे आगे क्वेश्चन है कि एनोनिमिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, ये बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें से? क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा गेस करके कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन को क्या लगता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें, जैसे अभी बजट का सेशन चल रहा है ना, आज 1 फरवरी है, बजट का टाइम है, बजट का टाइम चल रहा है, बजट आज पेश भी हुआ। तो बात ऐसा है कि जो बजट हुआ, तो उसमें अगर कुछ खामी आता है, कुछ खराबी आता है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है उसमें कुछ खराबी आती है, कोई गवर्नमेंट कुछ काम करती है उसमें कुछ होता है, तो जो नाम होता है, अगर अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट का नाम होता है, अगर बुरा काम किया तो भी गवर्नमेंट का बदनामी होता है। तो ये जो भी कुछ होता है उसके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पार्टी मतलब वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पार्टी के, वो मिनिस्टर की उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, है ना, या ये काम क्यों उन्होंने किया, ये काम नहीं किया। कभी आपने सुना है कि उसके पीछे कोई सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेवल के कोई ऑफिसर जिम्मेदार हो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं, क्योंकि सारा काम तो मिनिस्टर नहीं करते। मान लो आज बजट पेश हुआ, क्या जो मिनिस्टर उन्होंने ही बजट बनाया और पेश किया? ऐसा नहीं, उसके पीछे बहुत लोग थे, सेक्रेटरी वगैरह। तो जो अगर बजट में कुछ खामी हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो वो नाम भी मिनिस्टर का ही होगा, फिनांस मिनिस्टर का। अगर कुछ गड़बड़ हो तो बदनाम भी फिनांस मिनिस्टर का होगा, उसके पीछे जो लोग हैं, है ना, उनका नहीं होगा, है ना। उनके पीछे जो पब्लिक सर्वेंट जो इतना ये बजट बनाने में हेल्प की, उनका नाम भी नहीं होगा, उनका बदनाम भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी होगा खामी या अच्छा, तो उसमें मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो लोग सिविल सर्वेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, पब्लिक सर्वेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एनोनिमिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंप्लाइज दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन स्टाफिंग? स्टाफिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए, रिक्रूटमेंट, बी, सिलेक्शन, सी, ट्रांसफर, या डी, ऑल ऑफ द एबव। स्टाफिंग में किन किन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, सिलेक्शन को भी और ट्रांसफर को भी इंक्लूड किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाई इज रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन कंसीडर्ड नेसेसिटी फॉर पब्लिक सर्विसेज? पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट को क्यों जरूरी समझा जाता है पब्लिक सर्विसेज के लिए? ऑप्शन ए, government departments are not competent to do that job. B, recruitment through independent agencies shall ensure that the selection of the candidates is based on merit. C, selection has become a too technical work in modern state. और D, all of above। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट को, पब्लिक सर्वेंट के रिक्रूटमेंट को जरूरी समझा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिक्रूटमेंट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी शैल इंश्योर दैट द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इज बेस्ड ऑन मेरिट। अगर कोई, जैसे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देख लो, यूनियन पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो क्या होता है इसमें, ये लोग इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, ये लोग जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो मोस्टली ये मेरिट बेसिस पे होता है। हाँ, कुछ खामियां भी होती है, वो अलग बात है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल बात हो रही है। तो जो रिक्रूटमेंट होता है
वो इंडिपेंडेंट एजेंसी, जैसे हम लोग यूपीएससी का एग्जांपल लें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉर्म कर दिया गया और वो लोग को मेरिट के बेसिस पे एग्जाम लेती है और मेरिट के बेसिस पे लोग को सिलेक्ट करती है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये जो ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन है पहली बार कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? तो ऑप्शन ए फिनलैंड में, बी जापान में, सी स्वीडन में और डी यूएसए में। कहाँ पे ओम्बड्समैन के इंस्टीट्यूशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बताना। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वीडन। स्वीडन में पहली बार ओम्बड्समैन के इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन, तो एग्जीक्यूटिव पावर होता है केंद्र सरकार का भारत में, वो संविधान के द्वारा किसमें निहित है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी यूनियन कैबिनेट और डी नन ऑफ योर, इनमें से किसी में नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो भारतीय संविधान के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट में नहीं होता। सो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हु रोट द फेमस बुक डैश कैपिटल, आप लोगों ने इस बुक का शायद नाम भी सुना होगा, ये बुक किसने लिखा है ये बताना। ऑप्शन ए एफ एम मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये बुक डैश कैपिटल को किसने लिखा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखा था डैश कैपिटल, है ना। तो याद रखिएगा ये काफी फेमस बुक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और इसके साथ हम लोग ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। और प्लीज़ आप लोग को अगर कुछ गलत लगता है, कुछ किसी कभी कभी होता है, मेरे से भी हो जाता है, एज ए ह्यूमन बीइंग तो कुछ तो मिस्टेक हो सकता है। कोई क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि ऑप्शन मैंने गलत कर दिया हमने, या फिर कुछ और गलत हुआ, क्वेश्चन में कुछ गलती हो, ऑप्शन में कुछ गलती हो, ऑप्शन का आंसर बताने में या फिर एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए जैसे हम लोग 16 देखे, 17 तो स्किप हो गया था। अगर हम आज प्लेलिस्ट चेक नहीं करते तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि 17 कंप्लीट नहीं हुआ। सीधा हम लोग 16 के बाद 18 में स्किप करके आ गए, 17 को छोड़ दिए। आज देखा तो आज पता चला तो इसको कवर कर लिया। तो अगर आप लोग को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कुछ गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन है, या फिर हम जो बता रहे हो आंसर गलत है या फिर एक्सप्लेनेशन गलत है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। एज अ ह्यूमन हमसे भी तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर कुछ ऐसा मिस्टेक होता है ना। तो अभी के लिए तो इतना ही था, और हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 21 देखेंगे, यानी 2 फरवरी को हम लोग पार्ट 21 देखेंगे। तब तक के लिए बाय।